नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। शीश नवाती तेरे कर्म के पथ को, ये दुनिया सारी है। आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे देश में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के बारे में और दिखाएंगे आपको किस तरह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में महिलाएं अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चीनी निर्यात में बढ़ोतरी। सरकार की चावल खरीद में 21% की बढ़त और खाद्य प्रसंस्करण में FDI उत्पादों का इस्तेमाल। नमस्कार, खेती किसानी के आज के कार्यक्रम खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। करीब 2 महीने बाद चीनी निर्यात एक बार फिर पटरी पर आ गया है। निर्यात मांग बढ़ने और वैश्विक बाजार में तेजी से चीनी कंपनियों के शेयरों में मिठास बढ़ गई है और इनमें 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीनी निर्यात मांग बढ़ने के कारण चीनी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। भारतीय चीनी मिलों ने इस हफ्ते निर्यात करार किए हैं। लगभग 2 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है। प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र द्वारा इसे प्रोत्साहन दिए जाने और चीनी के वैश्विक दामों को संभलने से विदेशी बिक्री ने जोर पकड़ा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत द्वारा निर्यात में तेजी से विश्व में चीनी के दामों पर लगाम लग सकती है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर से शुरू हुए चीनी वर्ष में 2015-16 के लिए अब तक 12.5 लाख टन चीनी निर्यात का करार कर चुकी है, जिसमें से 10 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है। यह निर्यात चीन, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश को हुआ। सरकार की चावल खरीद 2015-16 के विपणन वर्ष में अभी तक 21% बढ़कर 2.84 करोड़ टन पहुंच गई है। कमजोर मॉनसून की वजह से कम उपज की आशंका के बावजूद अभी तक चावल खरीद बेहतर रही है। विपणन वर्ष 2015-16 में सरकार की चावल खरीदी में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय खाद्य निगम और सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल की खरीदी करती हैं। सरकार ने अक्टूबर से शुरू हुए चालू विपणन वर्ष में 3 करोड़ टन चावल खरीदी का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इन एजेंसियों ने अभी तक 2.84 करोड़ टन चावल की खरीदी की है। पिछले साल इस अवधि तक यह आंकड़ा 2.34 करोड़ टन था। पूर्वी राज्यों मसलन ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में चावल की खरीदी में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। पंजाब में चावल की खरीद 77.8 लाख टन से बढ़कर 93.5 लाख टन हो गई है। वहीं हरियाणा में खरीद 20.1 लाख टन से 28.6 लाख टन पर पहुंच गई है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी इस वर्ष चावल की सरकारी खरीदी में वृद्धि देखने को मिली। बजट में भारत निर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रस्ताव है, जिससे देसी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसकी पहल सबसे पहले केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने की। भारत निर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में 100% विदेशी निवेश से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही सरकार के इस कदम से वस्तुओं के विनिर्माता स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल अपने उत्पादों में ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। ज्यादातर खाद्य व पेय निर्माता अपने कुछ ही उत्पादों में स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, जिस कारण किसानों के लिए इसकी जानकारी काफी अहम हो जाती है, जिससे किसानों की आमदनी तो बढ़ती ही है, साथ ही कृषि के कार्य भी सुगम हो जाते हैं। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर में भी गेहूं, मटर, मसूर, सरसों और केसर के खेतों में बारिश की वजह से जल भराव हो सकता है। यहाँ के किसान खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के किसान भी बारिश की संभावना के मद्देनजर गेहूं, आलू और सरसों के खेतों से जल निकास की व्यवस्था करें। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का ये समय बीत जाने के बाद खेतों में खाद डाल दें और गेहूं, मटर, सरसों और मसूर में अभी सिंचाई ना करें।
अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में यहाँ के किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। खासकर सरसों, तोरिया, आलू और दूसरी सब्जियों के खेतों से पानी निकालने का इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी भागों, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में समय पर बोई सरसों पक चुकी है। यहाँ के किसान इसकी जल्द से जल्द कटाई करें। ध्यान रहे, काटने के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश पड़ने पर संभावित नुकसान से बचा जा सके। कटाई के लिए सुबह का समय ज्यादा सही है क्योंकि इस समय फलियों से दाने झड़ने का खतरा कम रहता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पर्वतीय इलाके और गुजरात के उत्तरी भागों में भी समय पर बोई सरसों भी पक चुकी है। वहाँ के किसान भी अब इसकी कटाई कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी फसलों की। हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में मूंग और उड़द बोई जा सकती है। बोने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार करें। अपने इलाके के हिसाब से बीज की किस्म चुनें और बीजोपचार जरूर करें। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्सों में रहने वाले जो किसान मक्का बोना चाहते हैं वो MMH 135, गंगा 11 और JH 3459 का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ के लिए उड़द की TA 9 और नरेंद्र उड़द 1 ज्यादा उपयुक्त है। राजस्थान के दक्षिणी मैदानी इलाकों में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई की जा सकती है। वैज्ञानिक TAG 24, TG 37A, GG 2 और DH 86 का चुनाव करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, मूंगफली की बुआई राजस्थान के उन्हीं हिस्सों में करें जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। कृषि की बेहतर जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का देश के विकास के लिए एक बड़ा योगदान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत देश प्रगति के पथ पर है, हौसलों से भरी उड़ान भर रहा है, आसमां के पार अपना नया मुकाम बना रहा है और उसी मुकाम के शिखर को छूती नजर आती हैं देश की कृषक महिलाएं, जो मेहनत और अपनी काबिलियत से एक नई कहानी रच रही हैं और अपनी खेती के हुनर से देश की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल रही हैं। खेतों में लहलहाती सरसों, महकते फल फूल और श्वेत दूध की बहती धारा प्रतीक है इनकी मेहनत का। खेती, पशुपालन और डेयरी के जरिए कृषक महिलाएं देश को एक नई ऊंचाई देने का काम कर
देश फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। आम, केला, लीची, नारियल, पपीता, काजू जैसी फसलों का तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बागवानी फसलों में बीज की तैयारी से लेकर बुआई, पौधों का स्थानांतरण, निराई गुड़ाई, खरपतवार निकालना, खाद की ढुलाई, तुड़ाई, कटाई, भंडारण आदि तमाम गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय व सतत भागीदारी रहती है। महिलाएं खासकर 60% के लगभग समय समय पर कृषि विभाग, बागवानी विभाग महिलाओं को किसान जो महिला हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है और वो बढ़ चढ़ करके इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। प्राथमिकता ये दी जाती है कृषक महिलाओं को। मान लो किसी चीज़ में सब्सिडी की बात है तो आमतौर पर 25 से 30% तक सब्सिडी कई चीज़ों में मिलती है, लेकिन कृषक महिलाओं को अगर 25% पुरुष किसानों को है तो उनको 33% के आसपास लाभ उसका दिया जा सकता है और प्रेरित किया जाता है कि वो बढ़ चढ़ करके आगे आकर के भाग लें और हमारा जो कृषि का न सिर्फ उत्पादन गुणवत्ता उसकी बात है, लेकिन इसकी जो समग्र विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है, उसको बढ़ाने में भी ये कृषक महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं समय समय पर। का दर्जा दिया गया, मगर महिलाओं की निरंतर कड़ी मेहनत, सतत संघर्ष ने खामोश रहकर अपने काम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
29% है और इसमें महिलाओं का योगदान 71%। नई भूमिका निभा रही हैं आपके कृषि कार्यों में। अगर एक बजे उठूँ, उठ कर सानी करूँ और दूध निकालूँ और उसके बाद अब नहा धोकर अपने पाठ पूजा करूँ, फिर उनको दोबारा नहवाऊँ, फिर उनका ठाण उसूँ, उन दोबारा फिर हरे पत्ते मिलाऊँ और उसके बाद फिर उन ठाण टूण उसके नहा पे आए के और फिर उन्हें छाया बांध दूँ। उसके बाद धूप सिया जाए फिर अंदर बांध दूँ टीन में। जैसा आप जानते हैं, महिलाएं, हमारे ग्रामीण महिलाएं कम से कम 2.5 से 3.5 घंटे प्रतिदिन पशु की देखभाल, पशु से संबंधित कार्य में ही व्यस्त रहती हैं। और हैरानी की बात नहीं है, ये सब आप जानते हैं। हम कोई भी रोज़गार करें, चाहे वह सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसमें हमें एक दिन का अवकाश वो उसका मायका है वहाँ पर, मतलब बहुत लोगों को वो इन चीज़ों को बताती है। और हमारा ये जो प्रयास है, जो अच्छा प्रबंधन है, वो काफ़ी लोगों तक इन महिलाओं के माध्यम से पहुँचता है। तो ये जो महिलाएं हैं, ये हमारा जो इतना दूध उत्पादन हो रहा है, इसके लिए ये जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने बताया कि पशु को कैसे रखा जाता है, कैसे चारा डालना है, क्या क्या खिलाना है और बच्चे को किस टाइम पर दवा दिलानी चाहिए, किस टाइम पे उसको पिलाना चाहिए, कैसे उसको नहलाना चाहिए, कैसे उसको टाइम पे बाहर अंदर जैसे रखते उसे डालो दूध, जैसे जिस टाइम पे निकालते उसी टाइम पे दूध निकालना चाहिए। हम बहुत ही वैसे अंधेरे में तो जो हम ढोरों के गैल बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे थे उस दिन से, नहीं उनकी देखभाल इतनी अच्छी दाम में नहीं हो रही थी। वो अब उनको हम अच्छी दाम में रखेंगे ढोरों को। बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने और वह हमें अच्छी लगी। डॉक्टर साहब ने बताया संपूर्ण आहार, उसमें हम मिक्सर मंडल भी डालते हैं।
जिससे कि ठंड हो जाए, पशु को इतनी गर्मी ना लगे। पहले हम इसे यूँ ही अपने आप ही हिसाब से उनकी साफ सफाई रखते हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने जैसा बताया उसके हिसाब से करते हैं, जिससे हमारे पशुओं में दूध की मात्रा अधिक हुई है, उनमें बीमारी भी नहीं हुई इतनी। पहले हम बार बार में डॉक्टर बुलाते, लेकिन अब हम डॉक्टर की नहीं बुलाते, छोटी मोटी बीमारी हम अपने आप ही कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने अकलीमपुर में दी थी हमको, उसने बताया कि भैंसों को कैसे रखा जाता है, भाई पेड़ों की छाया होनी चाहिए या टीन हो तो उसे ऊंची कर रखना चाहिए, उसके ऊपर कुछ डालना चाहिए और किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए। दूध वगैरह को साफ सुफ हाथ धोने से करना कर बाल की समस्याओं के समाधान खोजने होंगे ताकि वो डेयरी भागीदार बने। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। भारत में खेती पशु केवल सराहनीय ही नहीं है, बल्कि कृषक महिलाओं को इससे एक नई पहचान मिल रही है। किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।